की कहानियां उसकी कितनी है उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो बागडोर किसके हाथों में आई थी? आरजेडी के हाथों में आ गई। उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बद से बदतर करने में उसे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी है। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जंगल राज ने साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है जिस बिहार ने दशकों तक झेला है। और अब समय आ गया है कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद से फिर से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है, और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। इसलिए साथियों, पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज जब नालंदा के किसानों से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जैविक किसान वैज्ञानिकों से भी बेहतर हैं और उनकी खेती की पद्धतियों को दुनिया भर में दोहराया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। यानी जिस बिहार को कभी बिल्कुल बर्बाद हो गया यह कहा जाता था, अब वह नवाचार और आत्मनिर्भरता की बिहार अब मिसाल बन चुका है, जिसका एहसास उनको भी हुआ। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्म पिट कहा था। साथियों, उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए उसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई है। यह उन्होंने कहा है। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर दिया है। याद होगा आपको, उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वह साथियों, यह सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। जिस दौर में शिक्षा की जगह जाति का कार्ड चलता था, नौकरी की जगह टिकट और ठेका मचता था, उस दौर को क्या स्वर्ग कहेंगे आप? साथियों, स्वर्ग तो तब आता है जब हर वर्ग, हर तबका बोले, लेकिन लालू जी के राज में बोलने का हक बस कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का ही था और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गरीब, पिछड़ा, दलित सबकी आवाज को कुचलकर सत्ता को अपनी संपत्ति बना दिया गया।
उस समय को याद कीजिए जब किडनैपिंग केस में सेटलमेंट किसी सरकारी घर में हुआ करते थे। अब नाम नहीं लेना चाहता, किसी सरकारी आवास में हुआ करते थे। साथियों, मतलब जंगल राज में सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते थे। और आज जो आरजेडी या कांग्रेस की टीम वापस लौटने का ख्याली सपना देख रही है, साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को बंजर किया है। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक है। इसलिए अब यहां जातिवाद नहीं चलेगा, तो बिहार में केवल विकासवाद चलेगा। इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर होगा और जवाब मिलेगा उन सभी को जो बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। साथियों, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनाया। वह शख्सियत थी जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों को उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जो कर्पूरी फार्मूला दिया, वह सिर्फ आरक्षण का गणित मात्र नहीं था, वह सामाजिक न्याय का एक पूरा दर्शन था मेरे साथियों। और मैंने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उसका अनुसरण किया था। साथियों, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो उसी दर्शन का विस्तार है जिस दर्शन को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। साथियों, हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जाति जनगणना की अनुमति दे दी है। मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाई है। यही तो है कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे ले जाना। कर्पूरी ठाकुर की विरासत को यदि आगे कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही ले जा सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। और साथियों, कितना बड़ा राजनीतिक और नैतिक विरोधाभास है कि लालू प्रसाद जी यादव, जो हर मंच पर कर्पूरी ठाकुर जी को अपना गुरु कहते हैं, उनके विचारों, उनकी सादगी और उनके सिद्धांतों की सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी ने की है तो उनकी सरकार ने ही की है। कर्पूरी जी ने जिन मूल्यों को, समाजवाद, ईमानदारी और अंतिम व्यक्ति तक न्याय के लिए अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं मूल्यों का लालू यादव जी के शासन में उसके साथ क्रूर मजाक किया गया, सारे मूल्यों को कुचल डाला गया। हालांकि लालू जी सार्वजनिक रूप से तो कर्पूरी जी के साथ अपनी घनिष्ठता प्रदर्शन करते थे, लेकिन निजी तौर पर उनके लिए क्या कहते थे शायद बिहार के कुछ लोगों को मालूम होगा। मालूम है कि कुछ लोगों को नहीं मालूम। बहनों भाइयों, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते थे, ऐसा लोगों ने मुझे बतलाया। यह दोहरा चरित्र है लालू जी। राजनीति में चरित्र दोहरा नहीं होना चाहिए। और यह एक पुस्तक में लिखा हुआ है जिसे मैंने देखा है। वह शंकरसन ठाकुर एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ब्रदर्स विहारी, उसमें इसका उल्लेख किया है। और एक घटना और मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं जिसे पढ़कर मेरा मन बहुत व्यथित हो गया। प्रसिद्ध पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी पुस्तक में स्वर्गीय लक्ष्मी साहू की बताई एक घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया है। कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने लिखा है, कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे तो बहुत बीमार चल रहे थे, लेकिन विधानसभा में एक अहम बहस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें मजबूरी से घर से निकलना पड़ा। कर्पूरी जी का जीवन अत्यंत सादा था, न गाड़ी न तामझाम। उन्होंने अपने सहयोगी शिवानंद पासवान से कहा था कि लालू यादव से पूछो, अगर संभव हो तो अपनी जीप से मुझे विधानसभा छोड़ दें। या मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा किया जाए, जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है उसी की बात में कह रहा हूं। अब सोचिए, एक बीमार, वरिष्ठ
और सम्मानित नेता की छोटी सी मदद की यह बात थी। वो लालू जी जो खुद को कर्पूरी भक्त कहते थे, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लालू जी ने कहा कि मेरी जीभ में तेल नहीं है, और वैसे भी कर्पूरी जी इतने बड़े नेता हैं, वो अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ जुबान से गुरु कहा, लेकिन कभी भी मेरे दोस्तों मन से उनका सम्मान नहीं किया है। और जो कुछ भी मैंने कहा है, मैंने एक पत्रकार की बात कही है, उसे मेरा जुमला न माना जाए, लेकिन उन्हीं कर्पूरी बाबू को सच्चा सम्मान तब मिला जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके कृति और कथन, जिसके वर्ड्स और डीड्स, कहने और करने में कोई अंतर नहीं है मेरे दोस्तों। और मैं मानता हूं कि यह भारत रत्न यह एक सिर्फ पुरस्कार नहीं था, यह एक राजनीतिक और नैतिक घोषणा थी कि जो लोग सच्चे समाजवादी थे, जो वंचितों की आवाज थे, जो सत्ता में रहकर भी सादा जीवन जीते थे, वे ही असल में भारत के रत्न हैं। इसीलिए उन्हें भारत रत्न दिया गया। साथियों, लालू जी के मुख्यमंत्री रहते समय कर्पूरी जी की विरासत और मूल्य दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। विरासत और मूल्यों को दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। यहां तक कि न तो उनका कोई स्मृति स्थल बनाया गया, न तो उनके नाम पर कोई ठोस योजना, उनके नाम पर न कोई विचारधारा का प्रचार, कुछ नहीं किया गया। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ कर्पूरी जी का नाम नई पीढ़ी को फिर से याद दिलाया है, बल्कि उनकी जीवन शैली और सिद्धांतों को 21वीं सदी की राजनीति का आदर्श बनाया है। साथियों, महापुरुषों का अपमान करना कुछ दलों की आदत बन चुकी है। सम्मान देना तो दूर, उन्हें अपनी राजनीति की चौखट पर बिछा देना ही यह उनकी शैली बन चुकी है। साथियों, हाल ही में देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी गई थी। सोचिए साथियों, सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के प्रतीक पुरुष के लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं, कोई मोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के विचारों को नीति में बदला है और उनके दिखाए रास्ते और मूल्यों का अनुसरण किया है। बाबा साहब ने के दिशा निर्देश को मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यही प्रयत्न हमारे जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी किया था। यही फर्क है प्रचार और प्रतिबद्धता में, और यही फर्क है दोस्तों दिखावे और भक्ति में। साथियों, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम बार बार अतीत की बात क्यों करते हैं, जो गुजर चुका है उसकी बात क्यों करते हैं। हम इसलिए बात करते हैं कि ऐसे लोगों का असली चेहरा जनता को याद रहे, ऐसा ना हो कि देश की जनता उसे भूल जाए। वे इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आ जाएं, क्योंकि वो खतरा भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
वो सोच, वो व्यवस्था, वो भ्रष्टाचार जिसने बिहार को वर्षों तक अंधेरे में धकेला है मेरे दोस्तों, वो आज भी नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है। हम सबको सजग रहना है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध की गर्त में धकेला है। उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम नहीं बल्कि परिवार की सेवा का साधन बना दिया है। युवाओं को रोजगार छीना, किसानों को दर दर भटकने से इन्होंने मजबूर किया है और महिलाओं को असुरक्षा का भाव दिया और युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधेरे में धकेलने का काम किया है। आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि उन्हें सच्चाई से हम परिचित कराएं। हकीकत क्या है, उन्हें बताएं कि अगर बिहार को कोई बदनाम करता रहा तो वही दल थे, और अगर बिहार को कोई नया भविष्य दे सकता है तो केवल और केवल हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे सकती है केंद्र में, और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार ही दे सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सिवान की धरती ने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा भी एक महान सपूत दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और हमारे पहले राष्ट्रपति, जिसकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति पीढ़ियों के लिए आदर्श रही है। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के जंगल राज में यही पवित्र धरती अपराध और आतंक की प्रयोगशाला बन गई है। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार, जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासनकाल में। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ था और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन, और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है, क्योंकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब शासन दिशाहीन और मूल्य विहीन हो जाता है, तब कैसे महान भूमि भी अंधकार, अराजकता, अपराध से बंजर हो जाती है। केवल यह लोगों को याद दिलाना है। हम अतीत को इसलिए याद करते हैं मेरे दोस्तों, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। और कुछ सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला पहनकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बरगलाया है। इसके प्रति भी हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और दोस्तों, जिन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, जनता को समाजवाद का जुमला बस दिया, और इसलिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता, आप जैसा हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, हर मतदाता को यह बार बार बताया जाए कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, उन्हें दोबारा मौका देना सिर्फ अतीत की त्रासदी को दोहराना होगा। यह भी जनता को बतलाना चाहिए। और साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय से कभी चीन के महान विद्वान वैनशांग ने दुनिया का अद्वितीय ज्ञानपीठ बताया था। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने लिखा था कि नालंदा के हजारों आचार्य अद्वितीय प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के धनी हैं। वही नालंदा सदियों तक खंडहरों में पड़ा रहा। कोई किसी ने उसकी सुध नहीं ली। एक समय था जब पूरी दुनिया भारत के इस ज्ञान के मंदिर की ओर देखती थी। पूरी दुनिया इस ज्ञान के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय की ओर देखती थी। एक समय ऐसा भी आया जब वो इतिहास के पन्नों तक ही वो सीमित रह गया नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नालंदा को फिर से नई पहचान, एक नई ऊर्जा और एक नया जीवन मिला है। बहनों भाइयों, यह भी पढ़े लिखे लोगों को और बिहार के स्वाभिमानी लोगों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह केवल विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा का, मेरे दोस्तों, यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। सिर्फ ईंट पत्थर से बनी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण यह नहीं है जो हमारी सरकार ने किया है।
ये भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से विश्व मंच पर स्थापित करने का यह हम सारे लोगों का संकल्प है। आप सभी को पता होगा कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुलौरा धाम, जिसकी चर्चा हमारे कई मित्रों ने की है, सम्राट जी ने भी की है, हमारे गिरिराज जी ने भी की है, हमारे नित्यानंद जी ने भी की है और हमारे अध्यक्ष ने भी की है। यह पुलौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं की डिजाइन, मेरी जानकारी है कि वह तैयार हो गया है मेरे बहनों भाइयों, जिसे नीतीश कुमार जी ने कुछ ही दिन पहले साझा किया है। यह मुझे जानकारी दी गई है। और साथियों, आप सबको यह भी पता ही होगा कि यहां भी अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसी तर्ज पर साथ साथ अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक रचनाओं का भी विकास किया जाएगा, जिससे यह स्थल एक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी बन सके। इसी नीति को हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, जिसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी दोहराते हैं। साथियों, पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्षों के नेतृत्व को ऐतिहासिक युगांतकारी परिवर्तन के रूप में मान्यता मिली है। बहनों भाइयों, विदेशों में आप पहले भी गए होंगे, आपके परिवार के लोग गए होंगे, आपके राज्य के लोग गए होंगे। आपने देखा होगा कि भारत से जाने वाले लोगों को दुनिया के दूसरे देशों में किस नजरों से देखा जाता था, लेकिन आज सारी दुनिया का नजरिया भारत के बारे में बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, यह 11 वर्ष सुशासन के साथ साथ एक प्रगतिशील विचार, एक विकास परक दृष्टि और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक रहे हैं, जिसने भारत के दशकों पुरानी जड़ता को तोड़ा है और इसे विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की मार्ग की ओर भी अग्रसर किया है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक का पद संभालते ही, आपको याद होगा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधान सेवक का यह पद संभालते ही देश को एक नई दिशा दी है। कांग्रेस की वर्षों तक चली दिशाहीन और वोट बैंक आधारित राजनीति को की जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दीर्घकालिक रोड मैप और संरचनात्मक सुधारों को भी उन्हें प्राथमिकता दी है। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने न केवल नीतिगत परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव भी लाया है। और मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, सारे विश्व में यूपीआई ट्रांजैक्शन सर्वाधिक यदि कहीं पर होता है तो हमारे और आपके देश इस भारत में होता है। मेरे बहनों, हमारी सरकार ने समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट मॉडल तैयार किया है, जिसके 4 प्रमुख स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान हैं। हमारे विकास का मॉडल जाति, पंथ, मजहब पर आधारित नहीं है। हमारे विकास का मॉडल इंसाफ और इंसानियत पर आधारित है, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के ऊपर आधारित है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कदमों ने इन चारों स्तंभों को न केवल सशक्त किया है, बल्कि उन्हें विकास प्रक्रिया का एक निर्णायक भागीदार भी बनाया है। आज महिलाएं अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में हैं। आज महिलाएं अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में हैं। यह मैं कोई खोखली बात नहीं कर रहा हूं। किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि सभी बन गए, लेकिन यह सिलसिला भारत में प्रारंभ हुआ है और साथ ही वह युवा भारत के भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। इसीलिए भारत का चित्र बदला है। दुनिया एक सम्मानित नजरों से भारत की ओर देखती है।
विगत 11 वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, मैं उसकी यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता। क्या क्या है, पीएम गति शक्ति, उड़ान, वंदे भारत, भारतमाला और जल मार्ग विकास जैसी परियोजनाओं ने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को, अधोसंरचना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। साथियों, मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन की यहां मैं बात कर रहा हूं, स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा दिया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो डिफेंस के जो आइटम्स होते हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट हथियार, ये लगभग 600 करोड़ 800 करोड़ 1100 करोड़ तक मैक्सिमम इनका एक्सपोर्ट होता था। अब आज आपको जानकर खुशी होगी बहनों भाइयों, आज डिफेंस के हथियार, मिसाइलें कहीं बन रही हैं तो भारत की धरती पर बन रही हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रही हैं, और हम दुनिया के दूसरे देशों को उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस समय हमारा एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2029 समाप्त होते होते हम डिफेंस इक्विपमेंट्स का, रक्षा से संबंधित जितनी सामग्रियां होती हैं उसका हम दुनिया को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। और आपको यह भी जानकारी होगी कि 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट करने का काम इस समय आपका भारत कर रहा है मेरे बहनों भाई। 100 से अधिक देशों को या डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा है। आयुष्मान भारत, पीएम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और ई संजीवनी, जन औषधि योजना जैसी योजनाएं भारत को एक सक्षम, किफायती और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली की ओर भी ले जा रही हैं। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। डिजिटल इंडिया, उमंग, प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता योजना ने डिजिटल क्रांति को, डिजिटल क्रांति पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि गांव गांव तक पहुंच जाएगी। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि डिजिटल क्रांति हिंदुस्तान के गांव गांव तक नहीं पहुंच रही है, गांव के गली गली तक पहुंच रही है, अब लोगों के घरों तक पहुंच रही है। मोदी सरकार के सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल अलायंस, गोवर्धन, पीएम कुसुम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे कदमों ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता मिली है इससे, बल्कि भारत को वैश्विक नेतृत्व करने का भी एक अवसर मिला है। लोग अब फॉलो कर रहे हैं कि भारत में यह सब सारे जो काम हो रहे हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं वह भी अब फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए भारत अब दुनिया के अग्रणी ग्रीन ग्रोथ मॉडल्स में अब शामिल हो गया है। हमने सुरक्षा के मुद्दे पर भी ऐसा कार्य किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। मैंने सुरक्षा के मोर्चे पर, मुद्दे पर ऐसा काम किया है जो आज तक भारत में कभी नहीं किया है, नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई ने देश की सुरक्षा को एक नई धार दे दी है मेरे बहनों भाइयों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक भारत में कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सीमा पर तो लड़ाई होती थी, लेकिन सीधे भीतर घुसकर और 100 किलोमीटर से दूर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने का काम आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने किया है। बहनों भाई, हम लोगों ने फैसला किया था, हम हिंसक नहीं हैं, हम क्रूर नहीं हैं। हम लोगों ने फैसला किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिसने हमको मारा हमने उन्हीं को मारा है। इसलिए हमने किसी भी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर, किसी नागरिकों का, आम जनता का जो कोई केंद्र था, स्थान था, वहां पर आक्रमण नहीं किया। और न तो उनके सैन्य मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट थे उस पर भी हम लोगों ने आक्रमण नहीं किया। साथियों, अब हमारी नीति है, आतंकवादी जहां भी हैं हम उन्हें समाप्त करने से रंच मात्र भी हिचकेंगे नहीं। साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच का अंतर किए बिना हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। जीरो पॉवर्टी, 100% एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट,
विमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी, ग्लोबल फूड हब जैसे लक्ष्य केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं बल्कि एक राष्ट्र के संकल्प की, मेरे दोस्तों, घोषणा है। और इन संकल्पों की प्राप्ति के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना आवश्यक है। और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, सामान्यतः बढ़ चढ़कर मैं कभी बातें नहीं करता हूं, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं हमारा बिहार विकसित राज्य बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हमारा जो यह संकल्प है, इस संकल्प को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, साल 2025 में देश में भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक नई बहस देश में छिड़ गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें आपातकाल के दौरान जबरदस्ती शामिल किया गया था। यह बहस इस देश में कई बार छिड़ चुकी है, इसके पहले भी हो चुकी है, मगर इस बार आरजेडी को लोग इसे बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। तरस आती है, अब आरजेडी के लोग इसे बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। अरे